My dear viewers and students, warm greetings from SRM classes पटना। पिछले वीडियो में जस्ट जो मैंने इसके पहले किया स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पार्ट 1, उसमें मैंने क्या किया, सदर्न प्लेटू के स्ट्रक्चर के विषय में मैंने विस्तारपूर्वक आपको बताया। आज मैं दो इसके अन्य यूनिट जो हैं स्ट्रक्चर के, उसके ऊपर मैं आज फोकस करूंगा, जिसमें क्या है, नेक्स्ट जो है उसका हिमालयन रेंज और उसके बाद फिर इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। इस पर मैं विस्तारपूर्वक आपको बताऊंगा। हिमालयज आप जानते हैं यह क्या है, एक यंग फोल्ड माउंटेन है। विश्व में कई जगह ये यंग फोल्ड माउंटेन्स मिलते हैं, आप जानते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज है, साउथ अमेरिका में एंडीज़ है, उसके बाद यूरोप में एल्प्स है, कॉकेसस है एशिया में। तो इस तरह से क्या है, सब सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। उसे हिमालय भी आपका एशिया का सबसे विस्तार वाला यंग फोल्ड माउंटेन है और इसकी ऊंचाई भी सबसे अधिक है पूरे विश्व में। तो इसका फॉर्मेशन, सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स जो हैं जो विश्व में बने हैं, सभी का निर्माण क्या है, टर्सरी पीरियड में बना हुआ है। सेनोजोइक एरा के टर्सरी पीरियड में हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये हिमालय जो है ये किस प्रकार से इसका इवोल्यूशन हुआ है। आज हम जहाँ पर हिमालय देखते हैं वहाँ पर एक विशाल छिछला सागर था जिसका नाम टेथिस, और एक भूसन्नति के रूप में था, जियोसिंक्लाइन था। और ये क्या था, एक छिछला सा सागर था जो कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन के प्लेट के बीच में यह स्थित था, और दोनों ओर से नदियाँ काट काट करके इसमें मलबे जमा कर रही थी। इसका परिणाम यह था कि यह जो मलबा एक के बाद एक जमा हो रहा था, उससे इस जियोसिंक्लाइन यानी टेथिस सी के ऊपर दबाव बढ़ रहा था। दबाव बढ़ने से क्या होता कि जितना वो जमा हो रहा था उस नीचे की ओर धंस रहा था, मैं जितना धंसान हो रहा था उतना ही जमाव भी हो रहा था। इससे क्या, भू संतुलन की स्थिति भी कायम थी, यानी आइसोस्टैटिक बैलेंस भी मेंटेन्ड था। तो यह क्या था, एक रेगुलरली चलता रहा, बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा। तो ये इससे क्या हो गया, उसके बेड की थिकनेस यानी मोटाई बढ़ती चली गई। मोटाई बढ़ने से बहुत ही मोटे परतदार चट्टान की रचना हो गई। तो यह कह सकते हैं कि हिमालय के निर्माण का इनिशियल फेज, क्योंकि हिमालय हम जानते हैं उसमें मुख्यतः परतदार चट्टानें मिलती हैं, और परतदार चट्टानें ही उसका कह सकते हैं चट्टान के रूप में है उसमें। यह जो था निर्माण जो हुआ, यह लोड जो बढ़ता गया, तो लोड बढ़ने से क्या हो गया, उसके टेथिस सी के ऊपर यानी कि जियोसिंक्लाइन के ऊपर जो लोड बढ़ा, तो उससे क्या हो गया, जो दोनों ओर के भाग यानी चाइनीज़ प्लेट या कह सकते हैं चाइनीज़ प्लेट और इंडियन प्लेट एक दूसरे के निकट आने लगे। जो लोड, बीच का लोड बढ़ा तो दोनों प्लेट एक दूसरे के निकट आने लगे। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चीन का पठार और यह भारतीय पठार दोनों एक दूसरे के निकट आने लगा। तो इससे क्या हो गया, जो बीच का जो भाग था, टेथिस सी के बीच का जो भाग था, अब जो सेडिमेंट्री लेयर्स था, उसके ऊपर दबाव पड़ा। यह दबाव पड़ने से क्या हो गया, दोनों भाग में, किनारे किनारे वाले भाग में फोल्ड्स बन गए, वलन उत्पन्न हो गए, और यही वलन क्या हो गया, ऊंचाई उसकी बढ़ गई और हिमालय पर्वत की रचना हो गई। सेंट्रल जो भाग था, मतलब दोनों ओर के भूभाग के बीच में जो बीच का जो भाग था, उसकी भी ऊंचाई बढ़ गई, और ऊंचाई बढ़ करके क्या होगा, वो तिब्बत के पठार के रूप में आज हम उसको देखते हैं। उसकी वह भी तिब्बत का पठार बन गया, उसकी ऊंचाई बढ़ गई। तो इस तरह से यह हिमालय हम जानते हैं, इसमें 3 पैरेलल रेंजेज, 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं, और ये तीनों श्रृंखलाएं जो हैं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि यह अलग अलग स्टेज में बने हैं। मतलब हिमालय का निर्माण 3 अलग अलग स्टेज में हुआ है। पहला जो कह सकते हैं, पहला जो फेज है इसका, वो क्या हुआ है, पैलियोसीन पीरियड में हुआ है। तो कैसे, वो बिल्कुल इनिशियल फेज था, पैलियोसीन इपॉक
यह जो टर्सरी पीरियड का पैलियोसीन इपॉक है उसमें इनिशियल फेज था। लेकिन नेक्स्ट जो इसका इपॉक है टर्सरी का वह ईओसीन। ईओसीन में यह पहला अपहीवल हुआ हिमालय के फॉर्मेशन का और वह ग्रेट हिमालयस का निर्माण हो गया। ग्रेट हिमालयस का जब निर्माण हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट इपॉक है वह है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में बिल्कुल शांति छा गई और शांति के समय में क्या हुआ कि नदियों का विकास हुआ पर्वतीय ढलान पर और नदियाँ काट काट करके मलबे जो बचा हुआ भाग था टेथिस का उसमें जमा करने लगी। तो कह सकते हैं एक ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया। और उसके बाद फिर सेकेंड फेज आया। सेकेंड फेज आया मायोसीन। मायोसीन कह सकते हैं इपॉक में आया। यह बहुत ही वायलेंट था, वेरी इंटेंस, वेरी वायलेंट अर्थ मूवमेंट हुआ और इसके बड़े पैमाने पर वलन का निर्माण यानी बहुत बड़े पैमाने पर फोल्डिंग हुई। और बाय द एंड ऑफ कह सकते हैं मायोसीन इपॉक जब ख़त्म होने लगा तो उसमें इसके अंत तक पूरे हिमालय का लगभग 2/3 भाग निर्मित हो गया और मिडिल हिमालय इसी समय उठा, इसका निर्माण हुआ। और इसके साथ साथ जो पहले से बना हुआ जो ग्रेट हिमालय था उसके ऊंचाई में भी वृद्धि हो गई, वो भी और अधिक ऊंचा हो गया। तो यह मतलब यह मायोसीन इपॉक में हुआ। मायोसीन इपॉक के बाद क्या हो गया आपका फिर शांति छा गई और उसके बाद आ गया क्वाटरनरी प्लीस्टोसीन इपॉक आ गया। क्वाटरनरी पीरियड का प्लीस्टोसीन इपॉक आ गया और जो बचा खुचा हुआ जो भाग था उसमें क्या थे टेथिस सी का जो बचा हुआ शेष भाग जो था उसमें मड्स, सैंड्स, बोल्डर्स, कंकर्स इत्यादि थे और वो भी उसका भी वलन हो गया। वो प्लीस्टोसीन काल में हुआ। प्लीस्टोसीन काल में वो भी वलित हो गए और उससे शिवालिक रेंज की रचना हो गई। तो शिवालिक रेंज जिससे बन गया आपका तीनों रेंज बन गए। मतलब ग्रेट हिमालयस बना, उस पहले ग्रेट हिमालयस बना कब बना आपका ईओसीन पीरियड में और उसके बाद फिर मायोसीन में मिडिल हिमालय बना और प्लीस्टोसीन में आपका यह बन गया आपका शिवालिक। तो इस तरह से पूरे हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। तो इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान आपको मैंने पहले ही बताया कि इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी। मुख्य रूप से इसमें सेडिमेंट्री चट्टानें पाई जाएंगी क्योंकि सेडिमेंट्री चट्टानों से ही इसकी रचना हुई है। लेकिन बड़े पैमाने पर सेडिमेंट्री चट्टानें मेटामॉर्फोज भी हो गई हैं, परिवर्तन हुआ है, लार्ज स्केल मेटामॉर्फिज्म हुआ है बिकॉज ऑफ इंटेंस हीट एंड प्रेशर। जब फोल्डिंग जब हुआ तो उससे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा उससे ताप की उत्पत्ति हुई और दबाव भी बहुत ज़्यादा था। तो बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीट एंड प्रेशर यह चट्टानें जो थी वो परिवर्तित हो गई और मेटामॉर्फिक चट्टानें उसमें काफ़ी भी पाया जाता है। उसके अलावा फिर इसमें कुछ इग्नियस चट्टानें भी पाई जाती हैं। आप पूछेंगे कि इग्नियस चट्टानें कहाँ से आ गई भाई? तो इग्नियस चट्टानें इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि जब उत्तर की ओर से बहुत बड़ा दबाव आया चाइनीज़ प्लेट के द्वारा, तो जो इंडियन प्लेट था यानी इंडियन पठार का अग्रभाग फ्रंटल पार्ट वो टूट गया और टूट करके वो फोल्ड्स के अंदर समा गया। इसलिए हम यत्र तत्र कह सकते हैं इस पे वलन में इसके फोल्ड्स में वो आपका इग्नियस चट्टान भी मिलता है। तो इस तरह से पूरे हिमालय की रचना हो गई। और हिमालय में आप जानते हैं कई तरह के स्ट्रक्चर भी मिलते हैं। पहले मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया भी है कि इसमें कई प्रकार के वलन हैं, नैपे के उदाहरण मिलते हैं, कई स्ट्रक्चरल फीचर्स में दिखाई पड़ते हैं। ये फोल्ड्स अलग अलग प्रकार के फोल्ड्स दिखाई पड़ते हैं। अब आता है थर्ड यूनिट, वह है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हिमालय के बाद इसका निर्माण हुआ। यह कब हुआ था? होलोसीन और रिसेंट पीरियड में। यह रिसेंट होलोसीन या रिसेंट पीरियड में जब हिमालय का निर्माण हो गया। जब हिमालय का निर्माण कंप्लीट हो गया तो उसके दक्षिण में एक बहुत बड़े खड्ड का निर्माण हो गया था। इसको कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन और इसको इंडो गंजेटिक ट्रफ के नाम से इसको हम लोग पुकारते हैं। तो यह बिल्कुल हिमालय के दक्षिण में स्थित था। और यह हुआ क्या, जब पूरा हिमालय बन गया तो उसके ऊपर नदियों का विकास हुआ।
ड्रेनेज वॉज डेवलप्ड ऑन द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज, और नदियाँ हिमालय से मलबे काट काट करके उस खड्ड को भरना शुरू कर, और खड्ड को भरते भरते थे अंततः एक बिल्कुल जेंटली स्लोपिंग प्लेन का निर्माण हो गया, जिसका स्लोप क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर है, और यही मैदान के रूप में विकसित हो गया, जिससे हम लोग इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन कहते हैं। मतलब तीन नदियाँ इसमें सम्मिलित हैं इसके निर्माण में। इसके 3 नदियाँ उसकी सहायक भी नदियाँ हैं, मतलब इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इसमें मुख्यतः क्या है, एलुवियम है। एलुवियम ये पूरे ट्रफ में क्या हो गया, कांप मिट्टी यानी एलुवियम के जमाव से इसका निर्माण हो गया। तो इस तरह तीसरा यूनिट भी बन गया। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपको काफ़ी अच्छे ढंग से सारे यूनिट्स के बारे में बता दिया है, इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में शॉर्ट में ही बताया है, लेकिन आपका बेसिक नॉलेज इससे काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ए वेरी पेशेंट हियरिंग टू माय लेक्चर। थैंक यू सो मच वंस अगेन।